हेलो गाइस, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल आयशा रावत में है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल। स्टार्ट क्या, इससे पहले वीडियो जो है वो वैदिक काल के बारे में ही थी, जिसमें हमने पूर्व वैदिक काल के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को वो वीडियो समझ में आई होगी और आपने पसंद किया होगा। अब हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है ताकि हम अच्छे से और उसको समझ सकें। तो इसीलिए जो है अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल का टाइम जो था वो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड था। अब इस टाइम में क्या क्या चेंजेस आए थे वो देखते हैं। इससे पहले के टाइम में क्या क्या चेंजेस थे वो हमने पूर्व वैदिक काल में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे इससे आगे 1000 बीसी में। जो हमारे 1000 बीसी में इस टाइम पे क्या हुआ था, लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज के कारण जो था बहुत बड़ा चेंजेस भी आता है, जिससे कि क्या होता है, पूरी अर्थव्यवस्था जो है खेती में हमें सबसे बड़ा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है। तो जो खेती वगैरह में चेंजेस होता है उससे काफी ज्यादा अर्थव्यवस्था पे भी हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले राजनीतिक जीवन कैसा था। राजनीतिक जीवन देखें तो पहले जो था, जहां हम पढ़ रहे थे पहले कि जो लोगों का आकार था वो बढ़ गया था। अब हम उनको जनपद कहने लग गए थे। पहले जो है भरत और पुरु से मिलके जो है कुरु और पर जनपद बनने लगे थे। अब धीरे धीरे जो था राजा का महत्व बढ़ने लग गया था। जहां पूर्व वैदिक काल में सभा और समितियां की भी महत्व था, लेकिन अब जो था सभा समिति का महत्व कम हो गया और राजा का अधिकार क्या होने लग गया था, बढ़ने लग गया था। और साथ ही साथ जो राजा का पद था वो वंशानुगत भी होने लग गया था। वंशानुगत का मतलब आप समझते हो कि राजा के बाद जो है उसकी संपत्ति पे अधिकार किसका होगा, उनके पुत्र का होगा, बाकी किसी का नहीं होगा समाज में। राजा के अधिकार बढ़ने से सभी समिति का महत्व कम हो गया। जो इतनी भी समिति बनाई गई थी, विधब सभा समिति, ये हमने पढ़ी थी। तो राजा के अधिकार जब बढ़े तो इन समितियों का महत्व कम हो गया था। साथ ही साथ जो है अधिकारियों की संख्या भी बढ़ गई थी। अब 17 हो गई थी अधिकारियों की संख्या। कर व्यवस्था भी बढ़ गया था। ठीक है, पहले मैंने बताया था कि उस टाइम पे जो टैक्स व्यवस्था थी वो कंपलसरी नहीं थी, लेकिन इस टाइम पे जो है कर व्यवस्था को स्थायी कर दिया गया था। अब लोगों को जो है टैक्स देना पड़ता था, फिक्स कर दिया गया था। सेना और न्याय अभी भी जो है पूर्णतः स्थायी नहीं थी, मतलब सेना अभी भी नहीं रखी गई थी। साथ ही साथ न्याय व्यवस्था भी अभी भी यहाँ पे अच्छी तरीके से कायम नहीं थी। ठीक है, तो अभी थी लेकिन उनमें सुधार की आवश्यकता थी। ये तो हो गया राजनीतिक जीवन के बारे में। अब पढ़ते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन के बारे में देखें तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। परिवार कई परिवारों से मिलकर बनता था ग्राम, कई गांव से मिलकर बनता था विश्व, और कई विश्व से मिलकर बनता था जन, और कई जन से मिलकर बनकर बनता था जनपद। तो इस तरीके से एक बड़े जनपद का निर्माण होता है। और इसके बाद जो वीडियो आएंगी उनके बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे जनपदों पे जो है धीरे धीरे हमारे देश में शासन शुरू होता है। तो ये याद रखना कि सबसे जो छोटी इकाई थी वो परिवार थी, परिवार के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन, जन के बाद जनपद। उसके बाद चलते हैं आगे। तो व्यवस्था जो थी वो संयुक्त परिवार की थी, साथ ही साथ पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। इस समय जो है काफी सारे बदलाव आते हैं। वर्ण व्यवस्था में भी बहुत बड़ा बदलाव आता है। जैसे मैंने आपको बताया था, वर्ण व्यवस्था अब जन्म आधारित हो गई थी। मतलब जहाँ पहले वो कर्म आधारित थी, काम के हिसाब से लोगों का वर्ण तय किया जाता था, लेकिन अब जो थी फिक्स कर दी थी, जन्म के आधार पर डिवाइड थी। साथ ही साथ ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, और सबसे निचले स्तर पर शूद्र। इनके काम भी डिवाइड कर दिए थे। ठीक है, काफी सारी जो है चेंजेस यहाँ पे आते हैं। साथ ही साथ एक गोत्र शब्द भी यहाँ पे देखने को मिलता है। गोत्र शब्द का अर्थ है गौधन। ठीक है, गौधन जहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में जैसे इकट्ठे हो गए, तो जहाँ पे जितने सारे गाय हैं, उन गाय जितनी भी इकट्ठे है, वहां पे एक गोत्र नाम दिया जाता था, कहा जाता था एक गोत्र किसी ऋषि के नाम पे दिया जाता था। और इसी तरह उत्तर वैदिक काल में हमें गोत्र शब्द भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस टाइम पे आश्रम व्यवस्था की भी शुरुआत की गई थी। आश्रम व्यवस्था में हम देखेंगे, आश्रम व्यवस्था वो नहीं है कहीं पर रहने की। आश्रम व्यवस्था मतलब इंसान के जो जीवन है उसको कई चरणों में बांटा गया था। 4 भागों में इंसान के जीवन को बांटा गया था। ब्रह्मचर्य जो है वो 0 से 25 साल की उम्र को ब्रह्मचर्य बोला गया है। और इस टाइम पे बताया गया है कि ये जो एज होती है, इस टाइम पे हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। गृहस्थ जीवन 25 से 50, इस टाइम इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें हमें गृहस्थ जीवन जीना होता है। ठीक है, उसके बाद जो है 50 से 75, इसमें जो है हमें वानप्रस्थ जीवन जीना होता है, मतलब पारिवारिक जीवन को त्याग कर देना चाहिए। जहाँ 25 से 50 में आपको पारिवारिक दायित्वों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होता है, वहीं वानप्रस्थ 50 के बाद 50 से 75 के बीच में जो है आपको पारिवारिक जीवन का त्याग कर देना चाहिए। और संन्यास जीवन 75 से 100 के बीच में जो है आपको संन्यास का जीवन यापन, मतलब बिल्कुल एकांतवास, आपको जो है किसी से कुछ नहीं लेना देना, भक्ति में आपको जो है अपना पूरा जीवन जो है 75 से 100 के बीच में बिता देना है। उसके बाद चलते हैं स्त्रियों की स्थिति के बारे में। तो मैंने बताया था कि पूर्व वैदिक काल में जब स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आती है।
उन्हें अब पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता है, उन्हें अब समिति में राजनीतिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया जाता, जहाँ पहले था। पहले उन्हें विवाह करने का भी, विधवा विवाह जो था, मतलब विधवा भी जो है विवाह कर सकती थी, पुनर्विवाह हो सकता था, लेकिन अब ये चीज़ें सारी बंद होगी। साथ ही साथ इस टाइम पे पर्दा प्रथा भी शुरू हो गई, दहेज प्रथा भी शुरू हो गई। इस तरीके से काफ़ी सारी कुरीतियाँ इस टाइम पे शुरू हो गई थी। और कहा जाता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है, ये एक तरीके से आप देख सकते हो स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है, तो साहित्यिक स्रोत, ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि स्त्रियां जो है सभी दुखों का कारण है। तो आप देख सकते हो स्त्रियों की स्थिति कितनी ज्यादा गिर गई थी जब ऐसे ग्रंथों में स्त्रियों के लिए इस तरीके से लिखा जाने लग गया था। मैत्रेय संहिता में कहा गया है कि स्त्री जो है सुरा, सुरा मतलब शराब, पासा मतलब जुआ, इनके समान ही तीसरी सबसे बड़ी बुराई जो है स्त्री को बता दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो स्त्रियों की स्थिति यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है। विवाह के बारे में यहाँ पे अनुलोम विलोम दो प्रकार की प्रथा थी। अनुलोम का मतलब है कि जो लड़का होगा वो ऊंची जाति का, और लड़की अगर नीची जाति की होती है तो उसको, नीची जाति मतलब कि थोड़ी सी लो कास्ट की, तो उसको जो है अनुलोम विवाह, और अगर लड़की ऊंची जाति की, लड़का लोअर कास्ट का, तो उसको जो है विलोम जो है वो बोला गया, ठीक है, प्रतिलोम विवाह बोला गया। उसके बाद चलते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में जहाँ पहले पशुपालन था, अब जो है कृषि को मेन जो है वो बताया गया था, ठीक है। तो कृषि जो हो गया था मुख्य व्यवसाय हो गया था, और पहले पशुपालन लोहे था, लेकिन अब क्या हो गया था, कृषि हो गया था, ठीक है। लोहे की खोज के कारण काफी सारा कृषि में बदलाव देखने को मिलता है। पहले जहाँ लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता था, अब लोहे के फाल के कारण जो है काफी उपज होने लगी थी। काठक संहिता में जो है 24 बैलों के हलों का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो है प्रमुख व्यवसाय जो था खेती बन गया था। दूसरे नंबर पे जो था वो पशुपालन था। गाय और जो था वो प्रमुख पशु था, और घोड़ा भी जो है प्रिय पशु बन गया था। कृषि में उपजाऊ अच्छे होने की वजह से अधिशेष बचने लग गया था। अधिशेष मतलब है कि पहले जहाँ खाने के लिए ही कृषि की जाती थी, लेकिन अब जो है व्यापार के लिए भी कृषि की जाने लगी, क्योंकि अब जो है अनाज बचने लग गया था किसानों का, तो इसीलिए जो है अब अधिशेष बचने लग गया था। अधिशेष बचने की वजह से क्या हुआ, लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया, उद्योग स्थापित होने लग गए, विदेशी व्यापार भी शुरू हो गया था। हमारे देश से जो है जो कृषकों का जो अनाज था उसको बेचा जाता था। तो इस तरीके से एक देश से दूसरे देश में भी व्यापार शुरू हो गया था। विदेशी व्यापार के भी परिणाम मिले, लेकिन इतने बड़े लेवल पे व्यापार नहीं होता था, पर परिणाम मिले हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली थी इस टाइम पे, मतलब वस्तु के बदले में वस्तु का ही आदान प्रदान होता था। मुद्रा का इस टाइम पे, करेंसी का चलन नहीं हुआ था। सिक्कों का प्रचलन जो होता है वो उत्तर वैदिक काल के बाद होता है, और इसी काल को जो है नगरीकरण, दूसरी नगरीकरण का काल भी कहा जाता है। पहला नगरीकरण सिंधु सभ्यता, दूसरा नगरीकरण जो है वैदिक सभ्यता को कहा गया है। धार्मिक जीवन के बारे में देखें तो इस काल में प्रकृति की जगह, जहाँ पहले प्रकृति को भी पूजा की जाती थी, लेकिन अब प्रकृति की जगह जो है यज्ञ कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया। मतलब यज्ञ वगैरह होने लगे बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े आडंबर होने लग गए। ब्राह्मण क्षत्रियों के बीच में अब संघर्ष भी शुरू हो गया था, ठीक है। प्रमुख देवता उस टाइम पे जो है प्रजापति देवता हो गए थे, जहाँ पहले हमने पढ़े थे आकाश विष्णु देवता, इंद्र देवता, इस टाइम पे चेंज हो गए थे। विष्णु देवता के जो है पोषण और रक्षा के देवता माना जाने लग गया था। रुद्र को पशुओं का देवता माना जाने लग गया था। वरुण को जो है आप देखोगे, पूषण को शूद्रों का देवता माने जाने लग गया था। वरुण देवता भी इस टाइम पे थे, और महत्वपूर्ण यज्ञ इस टाइम पे शुरू हो गए थे, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे राष्ट्रीय यज्ञ, मतलब प्रतिष्ठा हेतु किया जाने के लिए, जब राजा जो है अपनी प्रतिष्ठा के लिए इस यज्ञ को करता था, उसको राष्ट्रीय यज्ञ कहा जाता था। वाजपेयी यज्ञ, यह शक्ति प्रदर्शन करने के लिए किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ, राज्य विस्तार करने के लिए किया जाता था। तो इस तरीके से यज्ञ भी यहाँ पे शुरू हो गए थे। इन यज्ञों में कर्मकांड और बलि की प्रधानता शुरू हो गई थी, मतलब अब बलि देने वाली प्रथाएं भी शुरू हो गई थी। एक ग्रंथ से पता चलता है कि 24 बैलों की जो है बलि दी गई थी। तो इस से पता चलता है कि काफी कर्मकांड इस टाइम पे शुरू हो गया था, और इन्हीं कर्म कांडों की वजह से बाद में जो है नए नए धर्म आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें इस टाइम पे शुरू हो गई थी, और इसी वजह से जो है नए धर्मों की स्टार्टिंग होती है। कुछ यहाँ पे मैंने नदियों के नाम दे रखे हैं, जो प्राचीन नदियां थी उनको आज के टाइम पे क्या नदियां कहा जाता है वो भी देख लो, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो एक बार इनको भी हम देख लेते हैं। प्राचीन नदी में हम देखें तो जो वित्सता नदी थी, आज उसको झेलम नदी कहा जाता है। परुषणी नदी, उसका वर्तमान नाम रावी नदी है। सतलुज नदी का जो पुराना नाम था वो था शतुद्री। अस्कनी जो है चिनाब नदी को कहा जाता था।
सदानर्य जो है वो गंडक नदी को कहा जाता था, कुंभा जो है वो काबुल नदी को कहा जाता था, विभाषा जो है ब्यास नदी को कहा जाता था, सरस्वती को घग्गर नदी कहा जाता था। तो ये आपको इनको थोड़ा सा याद कर लेना, 2-4 बार जब रिपीट करोगे, जैसे परुषणी नदी रावी नदी को कहा जाता था, विभाषा नदी व्यास नदी को कहा जाता था, सरस्वती नदी घग्गर नदी को कहा जाता था। 2-4 बार जब आप इस नाम को लिस्ट याद करोगे तो हो जाएंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधे जो है पूछ लिया जाता है कि वित्सता नदी कौन थी, या फिर रावी नदी का जो है प्राचीन नाम क्या था। तो इस तरीके से आपको ये प्रमुख नदियां जो है ये याद रखने, जो एग्जाम में कई बार रिपीट होती है। तो इस तरीके से वैदिक सभ्यता जो है वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद जो है हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो एग्जाम के नजरिए से अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।